मेरे जिस्म में सर्द लहर तोड़ गई। बमुश्किल 1 मिनट बाद किसी कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई थी। ये कोई साइलेंसर लगे पिस्तौल से चलाई गई थी। सब समझ गए कि मुखबर का काम तमाम हो चुका है। इस तमाशे के दौरान में एक करीबी कमरे से आशा के पुकारने की आवाज आती रही थी। वो बार बार दरवाजा भी पीट रही थी। उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं एकदम ही बेदस्तु पा होकर रह गया। शायद गोविंदर भी यही कैफियत महसूस कर रहा था। इसी दौरान में बाहर एक स्कूटर रुकने की आवाज आई। चंद सेकंड बाद एक लंबा तिरंगा शख्स अंदर दाखिल हुआ। न जाने क्यों उसकी सूरत देखकर ही मुझे लगा कि वो कोई पुलिस वाला है। वो बादामी रंग की शलवार कमीज में था। लो भाई चावला, तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। वो मियाँ मिट्ठू गया, जावा ने कहा। चावला ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और जावा के सामने मुअद्दब खड़ा हो गया। यकीनन यही वो मकामी थानेदार था जिसका जिक्र चंद लम्हे पहले हुआ था। बैठ जाओ चावले, जावा ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। नहीं जनाब, ये गुस्ताखी ना करवाएं, थानेदार ने कहा और उसी तरह खड़ा रहा। जावा ने 2 मुसल्ला अफराद के सिवा बाकी सबको बाहर भेज दिया। अवतार सिंह के पुत्र को नहीं देखोगे इंस्पेक्टर है। चौधरी अनवर ने मुस्कुराते हुए आजम में कहा। कहाँ है? चौधरी अनवर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। थानेदार चावला की निगाहें यूसुफ फारूकी पर चमक रहेगी। चेहरा हैरत की तस्वीर था। जबरदस्त है, ये तो चमत्कार है जी, बस 19-20 का फर्क होगा, इंस्पेक्टर चावला ने मुतहय्यराना आवाज में कहा और खिड़की के करीब आ गया। क्या ख्याल है, काम देगा? 100% जी, 100% है। इसके गाड़ पर ये गाओ, ये दस्ती काम है भाई, चावा ने कहा। अगले 4-5 मिनट में थानेदार चावला और चावा वगैरह के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसे सारी बात का पता चल गया। अभी थोड़ी देर पहले जान की बाजी हारने वाले पुलिस के इन्फार्मर का नाम रोहेल सिंह था। ऐसे इन्फार्मर्स को आमतौर पर शदीद मतलूब अफराद के बारे में मालूमात होती हैं। बदकिस्मत रोहेल को भी सरदार उतार के मफरूर बेटे अशोका सिंह के बारे में इल्म था। 2 दिन पहले जब हम यहाँ वारिद हुए तो रोहेल ने भी कई दूसरे लोगों की तरह यूसुफ को देखा और तंग रह गया। उसने उसे अशोका ही समझा। अगले रोज उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो मकामी थानेदार चावला से उसके घर जाकर मिला और उसे बताया कि सरदार उतार का मफरूर बेटा कुछ दीगर अफराद के साथ गांव में मौजूद है। थानेदार चावला से रब्ता करना रोहेल की बदकिस्मती साबित हुआ। उसे पता नहीं था कि यह हिंदू थानेदार जावा के पुराने नमक ख्वारों में से है और महकमे से ज्यादा जावा का वफादार है। उसे यूसुफ की सारी रूदात मालूम थी। जानता था कि यूसुफ अपनी शक्ल शबाहत की वजह से जावा और सरदार उतार के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला था। लिहाजा अपने मुखबर की इतला पर थानेदार चावला ने खुद कोई कार्रवाई करने के बजाय जावा को इतला पहुंचाई और जावा अपने जाबाजों के साथ आनंद फानन यहां आदम का। यूसुफ बिल्कुल गुमसुम खड़ा था। मैंने कोई 1 घंटा पहले सारी सूरत हाल खोलकर उसके सामने बयान कर दी थी। अब मेरे सारे बयान की तस्दीक भी हो रही थी। गुलकार से मुशाबत वाली सारी बात ढोंग थी। असल चक्कर वही अवतार सिंह के बेटे वाला था। थानेदार चावला खिड़की में से यूसुफ को उसी दिलचस्पी से देख रहा था जिस दिलचस्पी से पिंजरे में बंद जानवर को देखा जाता है। ये तो कमाल है जावा साहब, वो मुअद्दब अंदाज में बोला। ये गाड़ वाले निशान के बाद तो यह अशोक का बाबू की कार्बन कापी लगने लगा है। बस आवाज और कद काट का थोड़ा बहुत फर्क होगा। इससे पहले कि जावा जवाब में कुछ कहता, एक बंदा हाँपा हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने जावा से मुखातिब होकर कहा, नहीं जावा साहब, अभी कुछ पता नहीं चला हराम शादी का, लेकिन है गांव के अंदर ही, हम आसपास के घरों में देख रहे हैं। जावा फुनकारा, अगर वो ना मिली तो मैं काट दूंगा तुझे नीचे से। हराम के चने, 3-3 किलो कढ़ाई गोश्त 10 मिनट में अंदर डाल देती हो। एक छोकरी निकल गई तुम्हारी टांगों के नीचे से, जाओ ढूंढो उसे। जावा के आखिरी अल्फाज किसी खटकने कुत्ते की आवाज थे। कारिंदे का रंग जर्द हो गया। वह बड़ा जसीम और रोबदार शख्स था, मगर जावा का गुस्सा देकर लड़खड़ा गया। अपने मोटे खुश घूंटों पर जुबान फेरता हुआ बाहर निकल गया। यकीन ये सरवत का जिक्र ही हुआ था। रजनी के बारे में तो अभी इन लोगों को इल्म ही नहीं था। चौधरी अनवर गंजे ने मेरी तरफ कीना तो नजरों से देखा और बोला, हमें पता चला है कि एक और कंजर सिंह भी तेरे साथ था। वो किस माँ के पास है? चौधरी अनवर का इशारा यकीनन जगत सिंह की तरफ था। उसके बाद से अंदाजा हुआ कि वो जगत सिंह को थोड़ा बहुत जानता है। मैंने कहा, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं। जगत अपने किसी काम से निकला था। जावा का एक कारिंदा बोला, और एक और छोकरी भी तो थी यहाँ, गोविंदर सिंह के मंगेतर, वो भी जगत के साथ ही गई थी। मैंने फौरन कहा, यही तो पूछ रहे हैं बच्चे कि वो दोनों कहाँ गए हैं? जावा ने सफाक अंदाज में पूछा। मैं नहीं जानता। तुम जो कुछ नहीं जानते आज सब जान जाओगे। अगली पिछली सारी कसर निकलेगी। पाकिस्तान में तो वो गंदे गोश्त का पहाड़ रेहान अपनी माँ का वलीमा खाने पहुंच गया और तुम बच निकले।
मगर इस बार नहीं बचोगे बच्चे। तुम अपने हाथों से नादर के हथियारे इमरान को गोली ना मारो तो फिर मुझ खाकसार को जावा कौन कहेगा। फिर वो अपने कारिंदे से मुखातिब होकर बोला, चोपड़ा जरा सरदार उतार को फोन लगाओ। मैंने पहली बार उस चोपड़ा नाम के कारिंदे को ध्यान से देखा और यूं लगा कि मैं किसी इंडियन फिल्म का सीन देख रहा हूं। यह बंदा मशहूर इंडियन विलन प्रेम चोपड़ा से मुशाबत रखता था। वही फैली हुई नाक, वही उभरे हुए रुखसार, ज्यादा नहीं तो 70-80% तक जरूर वो इंडियन अदाकार से मिलता था। इसका जिस्म थोड़ा फरबा होता तो ये मुशाबत मजीद बढ़ जाती। उसने कीमती मोबाइल फोन पर कॉल मिलाई और फिर फोन जावा की तरफ बढ़ा दिया। जावा मखसूस अंदाज में बोला, हाँ सरदार, क्या हाल है तेरा? बेटी वाला मामला कुछ ठीक हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ से सरदार उतार ने जो कुछ कहा वो जावा ने कदरे बेपरवाही से सुना। जावा के चेहरे पर चीचक के मध्यम निशान थे जो उसकी हैबत में इजाफा करते थे। सरदार उतार की बात सुनने के बाद जावा ने कहा, चल कोई नहीं, ज्यादा निराश ना हो, ये तेरा एक लफड़ा तो हल हो गया है। वो छोकरा यूसुफ पकड़ लिया है हमने, साथ में वो जल्दी अकबर अली भी। इस मास्टरपीस का असल नाम ताबिश है। इस चंदा के टोटे से अपनी पुरानी वाकफकारी निकल आई है। दूसरी तरफ से यकीनन सरवत के बारे में पूछा गया था। जावा ने कहा, वो छोकरी भी साथ ही है, लेकिन अभी कहीं खिसक गई है, गांव के अंदर ही है कहीं। लड़के ढूंढ रहे हैं, शिकारी कुत्तों से पालतू खरगोशनी कभी बच सकी है, ये अभी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ से सरदार उतार सिंह ने कुछ कहा जिसे जावा ने गौर से सुना और अपने भद्दे होंठ सुकेड़े, साथ ही मुझे भी घूरा। थोड़ी देर बाद उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और मुझे मुखातिब कर बोला, मेरे बच्चे और कितने पंगे लेगा तू? पंगे पर पंगा, दंगे पर दंगा। वहां सरदार उतार के एक बंदे को भी टपकाया तूने। हवेली के अंदर वाटर पंप के खड्डे से उसकी लाश मिली है। मैं समझ गया कि उस सरदार उतार के खास साथी केदारनाथ की बात कर रहा है। इससे पहले कि जावा कुछ और कहता, एक बार फिर आशा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। जावा ने नया सिगरेट सुलगाते हुए मानी खेज नजरों से चौधरी अनवर को देखा और जोरदार है अनवरिया, जरा देख तो जाकर कितना जोर है इसमें। चौधरी अनवर बस मुस्कुरा कर रह गया। उसके अंदाज से पता चला कि वो रंगीन मिजाज होने के बावजूद फिलहाल इस किस्म की मुहिम जोई का इरादा नहीं रखता। जावा ने सफाकी से अपने साथियों की तरफ देखा, जाओ लड़को, तुम में से ही कोई चुप कराओ इस पंजाबन मुठियार को, बल्कि तू ही जा चोपड़ा, तू काफी महीनों बाद जेल से निकला है। चोपड़ा की चौड़ी नाक कुछ और फैल गई। वो वाकई फिल्मी विलन नजर आने लगा। फर्क सिर्फ उम्र का था। असली प्रेम चोपड़ा तो काफी बूढ़ा हो चुका है। ये 80 की दहाई का प्रेम चोपड़ा लग रहा था। जो हुक्म जावा साहब, चोपड़ा ने अदब से कहा और वापस मुड़ा। मेरे पहलू में खड़ा गोविंदर सिंह चिल्लाया, रुक जाओ, खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो मैं मार दूंगा और मर जाऊंगा। जावा जहरीली मुस्कुराहट के साथ चौधरी अनवर से मुखातिब होकर बोला, देखो ये इकट्ठी गर्दन वाला मुर्गा कह रहा है कि मार दूंगा या मर जाऊंगा। और गंदी माँ के बच्चे, और मर तो तू पहले ही चुका है, अब और क्या मरेगा? देखो जावा, मैं जानता हूँ अब बहुत बड़े लोग हो, मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमें इस तरह जलील करने से पहले हमारा दोष बता दो। हमने क्या किया है? आपकी दुश्मनी इस ताबिश बाजी से होगी या यूसुफ से होगी? जो जावा के दुश्मन को पनाह देगा वो जावा का दुश्मन ही होगा ना। जावा ने गिलास में शराब उंडेली और कुर्सी पर कुछ और भी फैल कर बैठ गया। कुर्सी उसके सेहतमंद बोझ के नीचे चिरचिरा रही थी। मैं सौगंध खाता हूँ जी, अगर हमें शक भी होता कि इस मामले में आपका नाम आ रहा है तो हम इनके करीब भी ना भटकते। हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी जी, गोविंदर बोला। मगर बच्चे, तू तो अब भी दुश्मनी फरमा रहा है। तेरा भाई जगत इस घर में तेरे साथ था या नहीं? वो जहाँ गया होगा तुम लोगों को बता कर ही गया होगा ना। मैं वाहे गुरु की कसम खाता हूँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में निर्दोष हूँ। हम दोनों भाई निर्दोष हैं। जावा शराब पीते हुए बोला, देख काके, मैं भी थोड़ी देर पहले बक चुका हूँ कि बिल्कुल निर्दोष होने का मतलब ये नहीं होता कि बंदे को सजा भी न मिले, और सजा तो बंदे को किसी भी समय किसी पुरानी गलती की वजह से मिल ही जाती है, जैसे अभी इस सुसरे मुखबर को मिली है। और देख बच्चे, सजा की वजह से मन छोटा नहीं करना चाहिए, ये आत्मा के बोझ को हल्का करती है। फिर वो चोपड़ा से मुखातिब होकर बोला, अरे कुत्ते तू तो जा, और तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? गोविंदर चिल्लाया, नहीं जावा साहब, ऐसा ना करो, आपको भगवान का वास्ता, रहम करो हम पर। उसने खिड़की की सलाखों को पकड़कर झंझोड़ा। जावा ने बड़े गौर से गोविंदर को देखा और बोला, मेरे बच्चे, ये सिर्फ तेरी बावज है या कुछ और भी है? बड़ा दर्द है तेरी आवाज में, लगता है सैगल साहब तेरी आवाज में घुस गया है। जावा ने यह बात नीम संजीदगी से कही थी, लेकिन यह हकीकत भी थी। मैं चंद रात पहले इस हकीकत का गवाह बना था। गोविंदर और उसकी जाली भावजे में एक और ताल्लुक भी था। अगले 4-5 मिनट में गोविंदर ने बहुत मिन्नत समाजत की
बीच बीच में उसने गजबनाक लहजे में जावा को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी, लेकिन जावा तो जैसे एक काले पत्थर का नाम था जिस पर कोई दादो फरियाद असर कर ही नहीं सकती थी। मैं कुछ बोला तो नहीं, मगर मेरे सीने में आग भड़क रही थी, गहरी नीली आग जो इर्द गिर्द की हर शय को जावा समेत राख कर देना चाहती थी। इस आग को निकलने के लिए रास्ता चाहिए था, मगर रास्ता कहीं था नहीं। अक्कम में पुख्ता लकड़ी का भारी दरवाजा था और सामने सलाखदार खिड़की। करीबी कमरे से पहले आशा की मिन्नत समाजत की आवाजें आती रहीं, फिर वो रोने चिल्लाने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। धीरे धीरे उसकी ये पुकार मध्यम हो गई और फिर बिल्कुल घुट कर रह गई। यकीनन प्रेम चोपड़ा ने अकेले या अपने किसी साथी की मदद से आशा पर काबू पा लिया था। गोविंदर बहुत तड़पा मचला, लेकिन हम तीनों आशा के लिए कुछ न कर सके। एक भरा पूरा गांव था। इस घर में जो कुछ हो रहा था यकीनन इर्द गिर्द वालों को इसकी खबर हो चुकी थी। इसके बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया था। सबसे आम बात यह थी कि सरवत भी यहां से निकलने में कामयाब हो गई थी। वो ऐसी नहीं थी कि खौफ की वजह से कहीं चुप कर बैठ जाती। उसने यकीनन गांव वालों को अंदर की सूरत हाल से आगाह किया होगा, मगर उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। हर किसी को सांप सूंघ गया था। बाकी रही पुलिस, जिसको लोगों के जानो माल की हिफाजत करना होती है, तो पुलिस का करता धरता चावला खुद यहां मौजूद था और शराब पी रहा था। जावा के इसरार पर अब वो इसके पास ही मुअद्दब अंदाज में बैठ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर खुदा न खास्ता सरवत पकड़ी जाती और उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता तो क्या होता। मैं क्या जीते जी ये सब कुछ देख सकता था और झेल सकता था। जब सरवत लाहौर से यूसुफ की तलाश में निकल रही थी, मैंने उसे बहुत रोका था। हारूनाबाद के होटल से भी मैंने उसे वापस लाहौर भेजने की कोशिश की थी। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि हमारा पाला बुरे लोगों से पड़ने वाला है, मगर हालात इस दर्जा संगीन होंगे ये मैंने तब भी नहीं सोचा था। ये दरिंदों का गिरोह था, खूनी कातलों का जत्था था, और ये लोग कहां से आए थे? ये फिल्म नगरी मुंबई से वारिद हुए थे। मुंबई रंगबू और रोशनियों का मरकज, लेकिन इसके साथ साथ जराइम का तारीख तरीन गढ़ा। एशिया के नासूरों में से एक नासूर और मशरकी पंजाब के इस छोटे से गांव में मुंबई का ये काला इफरीत जावा हमारे सामने फैलकर एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठा हुआ था और सुर्ख रंग की नहायत कीमती शराब अपने अंदर उंडेल रहा था। शराब इंसान को जानवर बना देती है, और जो पहले ही जानवर हो और तरिंदा हो उसकी बर्बरियत का क्या ठिकाना होगा। जावा चौधरी अनवर और चावला के सामने अब दो फोल्डिंग मेजों पर कई लवाजमात सजा दिए गए थे, जिनमें ड्राई फ्रूट के अलावा तले हुए आलू और इस किस्म के दूसरी चीजें शामिल थी। जावा और चौधरी अनवर के दरमियान जो बातें होती रही थीं, इनसे ये खुशगवार इंकशाफ हो रहा था कि सरदार उतार की बेटी सरनू अपने घर वालों के हाथ नहीं आ सकी, और यह भी अन मुमकिन है कि वो किसी तरह सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच चुकी हो। यह कहे कहीं पास से एक बार फिर चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने गौर से सुना और जिस्म में सनसनाहट तोड़ गई। ये गोविंदर की मंगेतर चंचल रजनी की आवाज थी। वो बचाओ बचाओ पुकार रही थी। चंद सेकंड बाद जावा के कारिंदे इसे खींचते हुए जावा के सामने ले आए। रजनी के तराशीदा बालों में भूसे के बहुत से तिनके अटके हुए थे। उसके शोक रंगों वाले लिबास पर भी तिनके थे। जावा के कारिंदे ने रजनी को सर के बालों से दबोचा हुआ था। दूसरा कारिंदा उसे अकब से जोरदार टहोके दे रहा था। इन टहोकों के लिए वो राइफल का कुंदा इस्तेमाल कर रहा था। कारिंदे ने कहा, जावा साहब, ये वहां कोठड़ी में पराली के अंदर ही छुपी हुई थी। जावा ने उसे सरतापा घुरा और बोला, क्या नाम है तेरा? वो इसका सवाल नजरअंदाज करते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर उसकी नजर खिड़की में से गुजरकर गोविंदर पर पड़ी। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो गोविंदर की तरफ बढ़ी। उसके बाल कारिंदे की मुट्ठी में थे। उसने बेरहमी से झटका दिया। रजनी का सर दीवार से टकराया। वो एक बार फिर चिल्लाने लगी, बचाओ, रब का वास्ता है बचाओ। उसकी आवाज बारीक थी, खौफ की वजह से कुछ और भी बारीक हो गई थी। जावा ने कहा, ये चोकरी बोल रही है या सीटी बजा रही है? कारिंदे ने रजनी की आवाज बंद करने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखा तो जावा जहरीले अंदाज में बोला, बोलने दो इसको, देखते हैं कि कौन आता है इसकी सीटी सुनकर। चौधरी अनवर हल्का सा कहका लगाकर बोला, कोई नहीं आएगा जावा साहब, किसी के कानों तक आवाज नहीं पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी तो वो सुनेगा नहीं। लगता है कि इस पिंड में बस एक ही जीदार बंदा है, और वो ये चावड़ा साहब हमारे साथ बैठा है। शायद अनवर ठीक ही कह रहा था। इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए थे। यकीनन ऊपर शिकू गाड़ियां देखते ही जावा की आमद के बारे में जान गए थे। इस आमद के फौरन बाद यहाँ कम अज कम 3 गोलियां भी चली थी। गोलियों की आवाज ने अहले देह को मजीद सहमा दिया था। मेरी नजर चौधरी अनवर के चेहरे पर पड़ी। वो भी जावा के साथ शराबनोशी में मसरूफ था। उसके स्याही माइल होंठों का रंग कुछ और भी गहरा हो गया था। मैं देखा वो रजनी को दिलचस्पी से देख रहा था। खैंचातानी में रजनी का दुपट्टा उतर चुका था और बेबसी की तस्वीर नजर आ रही थी। जावा ने मखमूर नजरों से चौधरी अनवर को देखा। हाँ अनवर भैया,
ये छोकरी चलेगी? इस मरतबा चौधरी अनवर के चेहरे पर इनकार नजर नहीं आया। उसकी दो वजूह हो सकती थी, एक तो आप उसे शराब चढ़ चुकी थी, दूसरे वो शहरी लड़कियों का रसिया था। आशा देहातन थी, जबकि रजनी गांव में रहने के बावजूद सरतापा शहरी नजर आती थी। चौधरी अनवर ने तले हुए आलू के बहुत से कतले एक साथ अपने मुंह में रखे और चावला के कान में कोई बहकी हुई सरगोशी की। चावला मुअद्दब अंदाज में मुस्कुरा दिया। जावा ने अपने कारिंदों को इशारा किया। वो रोती चिल्लाती रजनी को खींचकर उसी तरफ ले गए जिधर थोड़ी देर पहले बदकिस्मत आशा गई थी। गोविंदर अपने सीने की पूरी कुव्वत से दहाड़ने लगा। जावा साहब, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे गले लग कर मर जाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जावा साहब वो सलाखों पर मुक्के बरसाने लगा, उन्हें झंझोड़ने लगा। मैं जानता था इस सारी तड़प भड़क से इसे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। चौधरी अनवर गंजे के चेहरे पर शैतानी चमक बढ़ती जा रही थी। लगता था कि उसने ज़हनी तौर पर जावा की मेहरबान ऑफर कबूल कर ली है। जगत सिंह ने मुझे बताया था, माजी में लाहौर की किसी शरीफ फैमिली की लड़की ने चौधरी अनवर को धुतकारा था। इस धुतकार का बदला उसने किसी और अंदाज में लेना शुरू कर दिया था। उसने शहर से ताल्लुक रखने वाली दो लड़कियों को रखेलों के तौर पर पीली हवेली में रखा हुआ था। बज़ाहिर वो इसकी बीवियां कहलाती थी। कुछ देर बाद चौधरी अनवर उठा और झूमता हुआ सा हमारी नजरों की रेंज से निकल गया। गोविंदर का बुरा हाल था, वो धाड़े मार रहा था और खुद को दीवारों से टकरा रहा था। इसी दौरान में प्रेम चोपड़ा अपना स्याह कारनामा अंजाम देकर वापस आ गया। उसके चौड़े चेहरे पर लानत टूट कर बरस रही थी। चावा ने झूमती आवाज में पूछा, हाँ चोपड़े, कितना जोर था? इससे पहले कि चोपड़ा अपनी गंदी जुबान को हरकत देकर कुछ मनहूस बोलता, झींगा मुश्ती की आवाजें आई, फिर कोई शीशे की चीज छनाके से टूटी। इसके बाद आशा की आवाजें उभरी। वो एक बार फिर चिल्ला रही थी, लेकिन अब उसके चिल्लाने की नौयत मुख्तलिफ थी। अंदाजा हुआ कि वो जावा के कारिंदों को नो उम्र रजनी से दूर रखने की कोशिश कर रही है। इसका कहा हुआ कोई फिक्रा हमारे कानों तक भी पहुंच रहा था। बेतुकीरी और जिल्लत के मरहलों से गुजरने के बाद उसने हिजाब को बालाए ताक रख दिया था। वो जावा के कारिंदों से कह रही थी कि वो इससे मुंह काला कर ले, लेकिन रजनी को छोड़ दे। प्रेम चोपड़ा भी खिड़की के सामने से हटकर आवाजों की तरफ लपक गया। बेशक आशा भी इखलाकी तौर पर एक गिरी हुई औरत थी, लेकिन इन आफत की घड़ियों में उसका किरदार कदरे मुख्तलिफ नजर आ रहा था। वो रजनी को बचाने की कोशिश कर रही थी, फिर यूं लगा जैसे आशा को पीटा और घसीटा जा रहा है। मैंने एक बार फिर बेबसी के आलम में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुजाहमत का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। दिल सीने में छोट टुकड़े हो रहा था। चंद सेकंड बाद जावा के कारिंदे आशा को कहते हुए जावा के सामने ले आए। उसका बालाई जिस्म नीम उरियां था और उसे इस उरियाने की परवाह भी नहीं थी। वह सुर्ख अंगारा नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक दरांती थी। तहम दरांती वाले हाथ को एक हट्टे कट्टे शख्स ने मजबूती से दबोच रखा था। इसका दूसरा बाजू भी एक तनुमंद अक्षरे की गिरफ्त में था। हमने देखा प्रेम चोपड़ा के कंधे पर एक गहरा जख्म था। उसने कंधे को हाथ से दबाया हुआ था और खून हाथ की उंगलियों के दर्जों से उबल रहा था। चोपड़ा का चेहरा अजियत से पीला हो रहा था। एक कारिंदा बोला, इस कुत्ते ने हमला किया जी, अपन इसको पकड़ता नहीं तो ये और नुकसान करती। जावा खड़ा हो गया। चावला भी उठ खड़ा हुआ। रंग में भंग पड़ गई थी। चौधरी में अंदर गंजा भी अंदर से आ गया। जावा की आंखें दहक रही थीं। उसने आशा का मुंह अपने हाथ से दबोचा और उसकी शक्ल को बिगाड़ते हुए बोला, बलिदान दे रही हो, इस छोकरी के बदले खुद को भेंट चढ़ाना चाहती हो, लेकिन तेरे खोपड़े में शायद भुस भरा है। जवान हिरनी की जगह जवान हिरनी भेंट चढ़ाई जा सकती है, बुढ़ी भैंस नहीं। आशा को गम गुस्से ने नीम दीवाना कर दिया था। उसने दरांती से जावा पर हमले की कोशिश की, लेकिन तनोमंद कारिंदों ने उसे अपनी जगह से हिलने भी नहीं दिया। वो नताई से बेपरवाह होकर जावा पर चिल्लाने लगी, इसको गालियां और बददुआएं देने लगी। फिर बेबसी के आलम में उसने जावा पर थूक दिया। इसका खून आलूद थूक आख थूक की आवाज के साथ जावा के कंधे पर पड़ा। जावा चंद सेकंड के लिए साकत और जामद रह गया। फिर उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ। यूं लगा कि उसकी आंखों में वाकई अंगारे दहकने लगे हैं। जावा के कारिंदों ने दरांती आशा के हाथ से निकाल ली। उसे बेरहमी से मारना पीटना चाह रहे थे, मगर जावा ने इन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने थानेदार चावला को भी रोक दिया, जो खतरनाक अंदाज में आशा की तरफ बढ़ा था। चावा ने अपने कुर्ते के नीचे से पिस्तौल निकाला। उसने आशा की गर्दन पर जरा दबाव डाला तो आशा का मुंह बेसाख्ता खुल गया। उसने पिस्तौल का लंबा बैरल आशा के मुंह में घुसेड़ दिया। दो अफराद ने दो अतराफ से आशा का सर पकड़ रखा था। जावा किसी शीश नाक की तरफ फुनकारा, बता कहां से थूका था, यहां से या कुछ और आगे से? आशा फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गले से बस गूं गां की आवाज ही निकाल पा रही थी। कमरे में गोविंदर जावा से रहम की दरख्वास्तें कर रहा था। जावा का ध्यान फकत आशा की तरफ था। वो दोबारा जुनूनी आवाज में बोला, बता कहां से थूका था। इसके साथ ही उसने पिस्तौल का बैरल कुछ और भी आशा के गले में घुसेड़ दिया। वो बुकाइयां करने लगी,
जावा ने ऊपर तले 2 फायर किए और पिस्तौल आशा के मुंह से खींच लिया। वो लहरा कर गिरी और साकत हो गई। एक गोली गालिबन उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई थी। आख थू। जावा ने उस पर थूका और फिर अपने पिस्तौल के लुआब आलूद बैरल को आशा के कुर्ते से साफ किया। कमरे के अंदर गोविंदर सिंह जैसे होशो हवास को बैठा। वो धाड़े मार रहा था। फिर उसने खुद को कमरे के चौबी दरवाजे से टकराना शुरू कर दिया। मैंने 2 मिनट पहले देखा था कि गोविंदर ने आयनी सरिये का 1.5-2 फुट लंबा एक नुकीला टुकड़ा अपनी शर्ट के नीचे छुपाया था। वो एक जबरदस्त फाइटर था। वो किसी तरह बाहर निकल जाता तो खलबली मचा सकता था, मगर यकीनी बात थी कि वो लोग इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। और फिर यही हुआ। जावा ने उसे बस एक वार्निंग दी, फिर गोली चला दी। गोली उसकी टांग में लगी। वो गिरकर तड़पने लगा। दूसरी गोली ऐन उसकी पेशानी पर लगी और उसने उसे फौरन ही साकत कर दिया। हम दम बखुद खड़े थे। जावा ने खूनी नजरों से मुझे और यूसुफ को देखा। मौत जैसे सर्द लहजम बोली, तुम में से भी किसी को दरवाजे के साथ जोर आजमाई करनी है? यूसुफ ने चेहरे को हाथों में छुपाया और सिसकने लगा। मैं खामोश खड़ा रहा। गोविंदर दरवाजे के करीब ही गिरा था। उसके सर से बहने वाला खून दरवाजे की निचली दर्ज की बाहर की तरफ रेंगने लगा, जैसे वो भी इस कमरे से आजादी का ख्वाहा हो। सरिये का टुकड़ा उसकी शर्ट के नीचे से निकलकर फर्श पर लुढ़क आया था। जावा ने यह टुकड़ा देख लिया। उसने जुनूनी लहजे में मुझे हुक्म दिया कि मैं ये टुकड़ा उठाकर उसे दूं। मैंने टुकड़ा उठाकर सलाखदार खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेशक गोविंदर ने सदमे के जेरे असर संगीन गलती की थी। इस वक्त हम किसी भी तरह मुजाहमत के काबिल नहीं थे। जावा गरजा, अगर तुम दोनों के पास भी कोई ऐसी शय है तो निकाल दो। नहीं, कुछ नहीं है, मैंने कहा। चलो विश्वास कर लेते हैं। जो बंदा 1-2 घंटों में भगवान को प्यारा होने वाला हो, उसकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए।